नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साइंस स्पेशल साइंस लेसन नंबर 1, 2, 3 तीनों का पूरा सारांश ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो 2023 में जितने एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक के कैंडिडेट्स, उन सब से मेरा गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें और कोशिश करें कि हर सवालों का जवाब दें और धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत फास्ट होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए ऑप्शन है आपके जैव प्रक्रम, उत्सर्जन, श्वसन और जनन। तो देखिए एनर्जी जो है इंसान को ज़्यादातर मिलता है मुख्य रूप से किससे? श्वसन से। किस चीज़ से मिलेगा? श्वसन से मिलेगा। तो ये श्वसन इज द राइट आंसर। तो देखिए आगे हम बताते हैं। श्वसन जो चैप्टर है उसमें आप लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए क्या है? क्लोरोफिल वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण और इनमें सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी चीज जरूरत है। क्या है? इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। फिर देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना। ये रहा अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पर्णहरित। पर्णहरित जो होता है ना, इसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। हिंदी में कहते हैं पर्णहरित और इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए वर्णी लवक ऑप्शन है, अवर्णी है, हरित लवक है या इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा, ये पाया जाता है हरित लवक में। कहाँ पाया जाता है? हरित लवक। इसको ना क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल वर्णक जो है ये पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ? हरित लवक में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जब देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। H2O, क्लोरोफिल, इनके उपस्थिति में पौधे क्या क्या बनाते हैं? बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ये बनाते हैं O2 गैस। क्या बनाते हैं? O2 गैस। तो पौधे का मुख्य भोजन क्या होता है? मुख्य भोजन होता है ग्लूकोज। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? मुख्य उत्पाद। क्या कहेंगे? मुख्य उत्पाद। और ऑक्सीजन इनके जरूरत का नहीं होता है, इसे ये रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है उप उत्पाद, मतलब उप उत्पाद। इसको कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं? बाई प्रोडक्ट। और इसको कहते हैं मेन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मेन प्रोडक्ट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या बनता है, अगर इसी की जगह बोलता मुख्य उत्पाद क्या है तो ग्लूकोज बोलते, और उप उत्पाद बोला है तो क्या? O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए, बोला निम्न में कौन परपोषी पौधा है। निम्नलिखित में कौन परपोषी पौधा है। परपोषी का मतलब समझा जाए, परपोषी का मतलब होता है वे पेड़ पौधे या वे जीव जंतु जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, परपोषी। और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो देखिए आम है, इसके पास हरी पत्ती है अपना, अमरबेल। देखिए अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसके पास अपनी पत्ती नहीं होती है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। जब हरी पत्ती होगी ही नहीं तो जाहिर है कि क्लोरोफिल नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगी, इसलिए अमरबेल क्या है, ये परपोषी पौधा है। क्या है, परपोषी पौधा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल का संवहन डॉट डॉट उत्तक करता है। जल का संवहन डॉट डॉट उत्तक करता है। तो इसमें देखा जाए, इसमें देखिए संवहन उत्तक न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है, दूसरा होता है फ्लोएम। तो देखिए याद रखिए, ज से जल, ज से जल, और फ को इंग्लिश में एफ कह सकते हैं, और एफ से फूड, फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं जाइलम जल का परिवहन करेगा और फ्लोएम फूड का मतलब भोजन का। इस तरह से जल का संवहन कौन करेगा, जाइलम। तो जाइलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें पूछ रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए, ये होता है 0.03%, 0.03% क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पौधे का श्वसन अंग क्या है। पौधे का श्वसन अंग क्या है। तो देखिए लिखा है एपिडर्मिस, रंध्र, वातरंध्र या इनमें सभी। तो एपिडर्मिस जो पौधे का अंग है जिसमें ये रंध्र पाया जाता है, और वातरंध्र, तो रंध्र तो है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमाटा, ऐसे एस्टोमेटा पढ़ते हैं। और वातरंध्र छाला जो होता है, छाला, पौधे का जो छाल है तो वो होता है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है इनमें सभी। तो इस लिहाज से देखिए एपिडर्मिस तो श्वसन अंग नहीं है, एपिडर्मिस श्वसन अंग नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पौधे रोम द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा करते हैं। पौधे की जो जड़ है वो जल को, ऐसे क्रिया 2 है,
एक है विसरण और दूसरा है प्रासरण। तो पौधे जो है ना, मतलब जल का जो अवशोषण करते हैं वो विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं? विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, वो है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन नंबर एक ही था, श्वसन है भाई, श्वसन होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? श्वसन है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। फिर देखिए 11 नंबर, 11 नंबर बोल रहा है इनमें कौन जीवों का लक्षण है। इनमें कौन जो है जीवों का लक्षण है। तो जीवों का लक्षण देखिए, जनन करना मतलब जनसंख्या बढ़ाना, जनन करना मतलब जनसंख्या बढ़ाना। उत्सर्जन करना मतलब जो है हानिकारक पदार्थ को शरीर से निकाल देना। परिवहन करना मतलब ऑक्सीजन का जो है ना रक्त क्या करता है? परिवहन करता है। और इनमें कह रहा है सभी। तो ये जो तीनों लक्षण है, तीनों के तीनों किस में होता है? जीवों में होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर? 12 नंबर। कितना? 11 नंबर। 11 नंबर देखा जाए लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है? तो देखिए ये पेशी कोशिका दे रहा है ऑप्शन, माइट्रोकॉन्ड्रिया दे रहा है, ईस्ट कोशिका दे रहा है, लाइसोसोम दे रहा है। तो पेशी कोशिका में क्या बनता है? एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। उसके बाद है सॉरी, ईस्ट कोशिका में इथेनॉल बनता है। इथेनॉल जो है C2H5OH, ये बनता है ईस्ट कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है तो वहां बनता है ATP। क्या बनता है? ATP। लाइसोसोम को न आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जहाँ पे कोशिकाओं का सर्वनाश होता है। बचा कौन? पेशी कोशिका। इसमें बनता है क्या? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल बनता है कहाँ? पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है। ये इसी अम्ल के कारण ज़्यादा कसरत करने के लिए जो खिलाड़ी कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते, तो उनके मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होने लगता है। किसके बनने से? लैक्टिक अम्ल बनने से। ये बड़ी कड़ा महसूस कर देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फिर 12 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो देखिए यकृत है। क्या है? यकृत। यकृत जो है मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसको ना लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। इसको लीवर कहते हैं, ठीक ना। लीवर से एक बात याद रखिए, पीत रस का जो स्राव होता है, कौन सा रस? पीत रस। इसी ग्रंथि से निकलता है, इसी ग्रंथि से निकलता है। इसका वजन ना 1.5 kg होता है, ठीक ना। कोई भी मतलब खाना वगैरह जहर वगैरह कोई पी लेता है तो इसी पितरस में जाके जमा हो जाता है। और जिस आदमी का लीवर खराब हो गया वो मर जाता है, ठीक ना, अगर टाइम से उसका इलाज नहीं हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कितना नंबर? 13 नंबर। कितना? 13 नंबर। 13 नंबर देखा जाए, 13 नंबर बड़ी ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए पीछे देखने के आईना के रूप में, पीछे देखने के आईना के रूप में आप जानते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण छांट दीजिए तो उसके बाद गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हो जाता है। एक हो जाता है उत्तल दर्पण और एक हो जाता है अवतल दर्पण।
तो इसमें बोल रहा है पीछे देखने आईना के रूप में, ठीक ना। मतलब इसको दूसरे भाषा में अगर बोल दे तो कहेगा साइड मिरर के रूप में। किसके? साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में। अगर इसको ऐसे भी पूछ देता है, या एक और भाषा में पक्ष दृष्टि। क्या? पक्ष दृष्टि, मतलब ये शुद्ध हिंदी हो गया। पक्ष दृष्टि मतलब पीछे देखने के आईना के रूप में। किसका? तो हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि पीछे देखने के आईना के रूप में सिर्फ हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते, अवतल का क्यों नहीं, समतल का क्यों नहीं? इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा। अब पीछे से इतना बड़ा बड़ा ट्रक है, बस है, उतना बड़ा बड़ा को किस तरह से उसमें दिखाया जाए जो गाड़ी चला रहा है वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए? साइड मिरर में। अब देखिए कितना नंबर, 14 नंबर प्रश्न देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न देखा जाए, बोल रहा है इनमें कौन क्या है? पारभाषक है। यहाँ पर जो है ना लिखाएगा पारभाषक है। क्या लिखाएगा? पार। प कर पा हो जाएगा, थोड़ा सा छूटा हुआ था। तो देखिए पारभाषक क्या होता है, इसको जानने के लिए जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? पारभाषी, अल्प पारभाषी। क्या? अल्प पारभाषी, और उसके बाद अपारभाषी। ये तीनों जो है ना पारभाषी। इसमें देखिएगा कि पारभाषी उसे कहते हैं जिसे प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए। अल्प पारदर्शी कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें थोड़ी सी मात्रा में पार करे, और अपारदर्शी कहते हैं साफे नहीं पार करे। इसमें आ जाएगा जैसे ईंट पत्थर ना, इसमें आ जाएगा रक्त। क्या आ जाएगा? रक्त। कोहरा, कोहरा माने, कोहरा मतलब हो जाता है धुआं, कुहासा। और इसमें क्या हो जाएगा जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए, जैसे हवा। क्या हो जाएगा? हवा। शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। और इसके बाद बिना कलई किया हुआ शीशा। क्या हो जाएगा? बिना कलई किया हुआ शीशा। तो देखिए इसमें कौन पूछ रहा है? पारभाषक पूछ रहा है। तो पारभाषक देखिए कागज से तो आर पार नहीं करेगा, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज से थोड़ा सा पार करेगा, लेकिन हवा से पूरा पूरा पार कर जाएगा। हवा से पूरा पूरा पार कर जाएगा। इसीलिए हवा क्या हो जाएगा? पार भाषक हो जाएगा। हवा इज द राइट आंसर। हवा इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है लंबवत दूरी प्रत्येक जगह समान किस किरण पुंज में होता है? लंबवत किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहले कौन होता है? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो देखिए यहाँ से इस तरह अगर हम बनाते हैं तो ये किरणें एक बिंदु से चारों तरफ फैल रही, तो इसको कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। अब देखिए इसी को ऐसे बनाते हैं और तीर का निशान ऐसे हो जाएगा, तो ये किसी भी बिंदु पर आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अभिसारी। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी। अगर इस तरह से देते हैं, इस तरह से, और इसके हर जगह न लंबवत दूरी क्या हो? 90 डिग्री से बने रहे। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो यहाँ पर समांतर किरण पुंज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए लंबवत दूरी हर जगह किसके होगी? समांतर किरण पुंज में बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए 16 को देखा जाए।
16 क्या हो जाएगा? 16 जो है यदि यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो, आपतन कोण कितना डिग्री हो? 45 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये जो क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि पहला कोण थीटा है तो दूसरा भी थीटा होगा। पहला 10 डिग्री तो दूसरा भी 10 डिग्री। तीसरा अगर 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर पहला कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री ही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट 17 नंबर देखिए। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर बोल रहा है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए 18 नंबर देखा जाए। कितना नंबर? 18 नंबर। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी किस दर्पण में होता है? तो वो होता है सिर्फ समतल दर्पण में। किस में होता है? समतल दर्पण में। इसलिए समतल दर्पण क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे जो है 19 नंबर। कितना? 19 नंबर प्रश्न है, इसको देखा जाए। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना बनता है किस में? केवल अवतल दर्पण में। बाकी जो है समतल में और उत्तल में क्या बनता है? सिर्फ आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतल दर्पण में। फिर देखिए नेक्स्ट, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। एक बात याद रखिएगा, एक सूत्र होता है जेड बराबर पी बराबर ई। जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब जेड मतलब होता है परमाणु संख्या, पी माने प्रोटॉन और ई मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 20। अब प्रोटॉनों की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 हो जाएगी। ठीक ना? इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन से 2, 3, 4 आपको नॉलेज एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ। तो अगर ये एक क्वेश्चन है तो समझिए आप 3 नॉलेज ले जा रहे हैं। कितना नॉलेज ले जा रहे हैं? 3। तो देखिए ये कितना नंबर रहा? 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है Cl। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है। तो इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 2 8 8 2 10, कितना पुराना है? 17। तो तीसरे कक्षा में कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 7 क्या हो गया? इसका हो गया। जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर बोल रहा है He। He मतलब हीलियम। He का मतलब क्या हो गया? हीलियम। Ne मतलब नियोन। Ar मतलब आर्गन। ये सब कौन गैस है? ठीक है, तो ये सब निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस को ना अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इसे अक्रिय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्रिय। आप इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस भी क्या कहते हैं? कहते हैं। तो 3 नाम से जो किसी भी नाम पर, यहाँ पर मान लीजिए निष्क्रिय के बदले अक्रिय दे दे तो आप मिस नहीं करिएगा, इनर्ट दे दे तो भी मिस नहीं करिएगा। चलिए इसे क्वेश्चन आपको बता दें, निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। एक ट्रिक है नहीं अगर कर 0 रन। देखिए है से हीलियम,
नहीं से नियॉन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, 0 से एक्सीजेनॉन और ये जाएगा रेडॉन। देखिए ये निष्क्रिय गैस वाला जो चैप्टर है इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि क्या बताए। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन आना है तो आना है कंफर्म, ठीक ना। वैसे तो हर चीज़ यहाँ पे क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जीव विज्ञान, भौतिकी और क्या रसायन शास्त्र का केवल एक लेसन का क्या करो, पूरा सारांश में लेके आया हूँ। फिर अगले वीडियो में क्या करूँगा, लेसन नंबर 2 को लेकर के आऊँगा, क्या तीनों किताबों से, तीनों से, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले 23 को सुलझा लिया जाए। आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। तो ये केमिस्ट्री का लेसन नंबर 100 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारा आपको क्या पढ़ना है, अभिक्रिया पढ़ना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, उभय विस्थापन, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण पढ़ना है, उपचयन है, अपचयन है, उष्माशोषी है, उष्माशोषी है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारा अभिक्रिया है। तो इसमें सिर्फ देखें कि आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है। संयोजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे तत्व एक एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को एकल अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन में क्या होते हैं, एक बड़ा यौगिक को छोटे छोटे तत्व या यौगिकों में तोड़ देते हैं, क्या धूप में रखकर या बिजली धारा प्रवाहित करके। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखा जाए अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप की प्राप्ति होती है। क्या होती है अवक्षेप, जैसे आप क्या भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसमें जो आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भात, यानी भात जो खाते हो वो, अब मार जो गिरता है वो आपका क्या है, अवक्षेप है, वो क्या है, अवक्षेप है। तो चलिए देखिए 24 नंबर देखिए, पेट्रोलियम का मुख्य अवयव क्या है। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, तो वो क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक ना। इसी का जो है ना उपयोग आप लोग सिलेंडर में घर में खाना बनाने के लिए करते हैं, ठीक ना। 25 नंबर देखा जाए, कितना नंबर, 25 नंबर, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है। तो ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। जैसे श्वसन क्रिया हम लोगों का, श्वसन के दौरान जो पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में एनर्जी बनता है, तो क्या उस ऊर्जा का निर्माण हुआ, ठीक ना। इसीलिए श्वसन क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और यहाँ पर ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होना क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। देखिए इसमें बड़ा विवाद चला, कभी कभी लोग कहते हैं क्या कि भाई इसका जो ये है कार्बन का सन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या है, 4 है। ये हीलियम के नज़दीक भी है और नियॉन के भी नज़दीक है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसका जैसा बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या है, दोनों स्थिति में क्या है, सेम जैसा है। लेकिन इसका जो गुण है कार्बन का, ज़्यादातर मिलता है किससे, अधातु के गुण से मिलता है, ठीक ना। और आपको बात बता दें, कार्बन जो है ना बहुत बड़ा एक विस्तार विकराल रूप ले लेगा लेसन नंबर 4 में, जब आप पढ़िए कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा। लगभग जो है ना 6 लाख अकेले यौगिक बना के रखा है। और जबकि है क्या है, अधातु, लेकिन देखिए अभिक्रिया के धातु से भी ज़्यादा ये क्या बना के रखा है, कंपाउंड बना के रखा है। तो इसमें क्या आप बोलेंगे, कार्बन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 27, सिलिका क्या है, सिलिका उपधातु है। सिलिका समझते हैं, बालू, बालू जो होता है उसी को सिलिका कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो क्या जगह उपधातु, सिलिका क्या है, उपधातु है। फिर देखिए 28 नंबर, कितना, 28 नंबर, 28 नंबर बोल रहा है जल तथा लवण किस क्रिया में बनता है, मतलब किस अभिक्रिया में बनता है, जल तथा लवण किस
अभिक्रिया में बनता है। क्रिया मतलब यहाँ बोल रहा है अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल तथा लवण का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। इसमें ज़्यादातर ये आता है NaCl। ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। ठीक ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 28 था। 29 देखिए, 29 देखिए। क्लोरीन बोल रहा है क्लोरीन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन कितने? तो थोड़ा इसको ठीक से समझा जाए। इसको समझिए, ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा ना, 2 8 7, तो देखिए इसका करीब वाला जो है ना, अब देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 2 पर है, ये 10 पर है और ये 18 पर है। कितना पर है? 18 पर है। तो आप ही बताइए, जब ये 18 पर है और ये 17 पर, तो किसके नज़दीक है? 18 के। तो ये इसमें क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी क्या हो जाएगा? आर्गन की तरह निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब ये अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 18। और इसको क्या कहेंगे? इस पर एक जो है माइनस चार्ज हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। ये क्लोरीन परमाणु था। क्या था? क्लोरीन परमाणु था। और ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। तो आप ही निर्णय लीजिए, क्लोरीन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 18 होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये अपना अष्टक पूरा किया है। ठीक ना। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप सभी के बारे में समझ सकते हैं। इसमें ये बड़ा रोल अदा करता है। जितने भी तत्व होते हैं ना, वो उनकी अपना अपना सपना होता है कि क्या बन जाए? निष्क्रिय बन जाए। जैसे आप लोगों का भी सपना होता है कि भाई हम भी पढ़ लिख लेंगे तो दूल्हा बनेंगे। क्या बनेंगे? दूल्हा बनेंगे। घोड़ा पर चढ़ के जाएंगे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, मजा आएगा, कि नई लाइफ की शुरुआत होगी। ठीक ना। मैग्नीशियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए उसी से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इसका संकेत क्या था? Mg। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 12। इसको जब क्या करेंगे, सजाइएगे आप, तो 2 8 2 कितना? 10 हो गया, 2 12। और इसका फिर देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके बाद भी होता है, तो वो हम नहीं लिख रहे। 2 10 18। तो देखिए आप ही फैसला करिए, ये किसके करीब है? नियॉन के करीब है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नियॉन की तरह जब होना चाहेंगे तो इनके पास कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 10। इसलिए अपना अंतिम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, मतलब त्याग देंगे। तो जब ये त्याग देगा तो इस मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस। ये क्या है? तो मैग्नीशियम परमाणु है। क्या है? मैग्नीशियम परमाणु है। और जब त्याग दिया तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? मैग्नीशियम आयन बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम आयन बन गया दोस्तों। तो आयन बन गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? मैग्नीशियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। कितना नंबर? इससे पहले कितना था? 30। अब चलिए 31 नंबर देखा जाए। 31 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है हम्म देखिए आप लोगों के लिए मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करें कि आप
आप तो जान गए, आपके दोस्त लोग भी जान गए, आपके रिश्तेदार लोग भी जान गए, आपके सारे पंचायत गांव मोहल्ला सबके व्हाट्सएप पर शेयर के करिए एकदम। और जो है हौसला बढ़ाइए। यहाँ पर देखिए निम्न में कौन निष्क्रिय गैस है, तो देखिए अभी मैं पूरा भरमार लिख रहा था, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इसमें क्या कर रहा है, इनमें सभी। तो क्या जगह ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए एक समीकरण होता है, उसके दायां साइड और बायां साइड कह रहा है कि दोनों तरफ क्या परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या जब बराबर है तो संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण हो जाएगा। फिर देखिए आगे, देखिए आगे नंबर है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 जो नंबर क्वेश्चन है ना, इस पर ध्यान दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, है ना। तो इसको चूना पत्थर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चूना पत्थर। इसको खरिया माने खली जो बोडवा पर ना लिखते हैं वो। उसके बाद क्या है, संगमरमर, जिसे ताजमहल बना है, संगमरमर। मतलब ये तीनों को जो है ना, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है, एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है, और ये क्या है, इन तीनों का क्या है, सूत्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें सभी का, कि तीनों सूत्र एक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर देखा जाए, 34 नंबर देखा जाए, 34 नंबर देखा जाए, CaO ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, अम्लीय पदार्थ है, या इनमें कोई नहीं है। तो ये सी जो ना, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम के साथ जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये है बुझा हुआ चूना। क्या है, बुझा हुआ, बुझा हुआ चूना माने भूताल चूना, उसमें पानी नहीं है। इसको शुष्क चूना भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहने में। सबसे बाद थोड़ा पानी लेके आता, थोड़ा मांग मांग लेना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या था। तो बेहतर है, चलिए सूत्र लिखिए, क्या लिख लीजिए, सूत्र, जल का सूत्र लिख लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, अनुपात पूछा तो अनुपात, ऑक्सीजन कितना, 1, 2:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए 36 नंबर, देखिए कितना नंबर, 36 नंबर देखा जाए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो भैया कैल्शियम जो है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16, 16 दो 18, और कितना पुराना है, 20। तो लास्ट में कितना जाएगा, 20। तो इसको संयोजकता कह सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देख ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसी तरह है, ठीक ना। फिर देखिए 37 देखिए, 37 में देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसमें, उपचयन अभिक्रिया में। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देखिए 38 देखा जाए, 38 में जो है बोल रहा है बिना ज्वाला के कौन जलता है, बिना ज्वाला के कौन जलता है। तो देखिए इसको, बिना ज्वाला के कौन जलता है। तो यहाँ पे देखिए मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला या मेथेन गैस। तो
भाई यहाँ पर बिना ज्वाला के जलने वाला कौन है? कोयला है। तो क्या हो जाएगा? कोयला इज द राइट आंसर। कोयला क्या हो गया? सही आंसर है। तो देखिए आगे, आगे है 39। कितना नंबर? 39। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन। तो देखिए इसमें जो है ना, ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? देखिए शरीर में भोजन का पचना बोला है, अगर वही क्या पूछता, अगर वही पूछता श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वो क्या हो जाता? वो आगे देखिए 40 नंबर देखा है। 40 नंबर बोल रहा है ज्वाला के कितने भाग होते? ज्वाला के कितने भाग होते? तो ज्वाला के 3 भाग होते। कितने भाग होते हैं? ज्वाला के 3 भाग होते हैं। फिर देखिए आगे जो है, आगे है लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। आप लोग देखते होंगे कि अच्छा संक्षारण किसे कहते हैं? जब मान लीजिए कोई कोई भी धातु है, लोहा है, जब वो आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, तो क्या उसमें जंग लग जाता है। तो अपने धातु को जंग लगने से बचाने के लिए क्या कहते हैं? लेप लगा के रखते हैं। क्या लेप लगा के रखते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए आगे, देखिए आगे क्या बोल रहा है, किसके कारण भोजन अप्रिय हो जाते हैं? किसके कारण भोजन अप्रिय हो जाते हैं? तो देखिए जब आपका भोजन जो है ना, भोजन उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल वगैरह जो रहता है ना, तो वो खुले वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाता है। और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के क्या उपाय है? भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के क्या उपाय है? तो देखिएगा एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट देखिए ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को वह पदार्थ जो रोके, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को जो रोके उसे क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट। तो उस तरह से आप जानते हैं ना, एंटीबॉडी जो बॉडी में रोगाणुओं से लड़ता है उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो देखिए उसके बाद रेफ्रिजरेटर, इसी को हम लोग क्या था? फ्रिज। क्या कहते हैं? फ्रिज। उसके बाद वायु रुद्ध बर्तन। तो देखिए ये तीनों उपाय करके आप ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोक सकते हैं। जब ऑक्सीकरण रुक जाएगा तो आपका भोजन दुर्गंधित नहीं होगा। भोजपुरी में कहे कि खाना नहीं अरुआएगा ना, नहीं औसेगा। उसके बाद देखिए तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें का डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सॉरी, इसमें देखिए यहाँ पर होना चाहिए, ये जो लिखे ना इनमें कोई नहीं, यहाँ पर होगा इनमें सभी। क्या होगा? इनमें सभी। काहे कि तीनों विधि क्या कर सकते हैं, इसलिए देखिए ये जो है ना ये गलत टाइप हो गया है। हालांकि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी क्या हो जाएगा? सही आंसर है। तीनों विधि से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। गलत था, मैंने उसको क्या कर लिया? सही कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछ रहा है NaCl क्या है? NaCl क्या है? तो NaCl अम्ल है, क्षार है कि लवण है? तो भैया क्या है? वो लवण है। क्या है? लवण है, नो डाउट, एकदम क्लियर वो लवण है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो देखिए पोटेशियम जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इनमें। अगर इससे भी अगर सबसे अधिक क्रियाशील अगर हम धातु का बात करें
फ्रेंसियम है। कौन है? फ्रेंसियर। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तेज अभिक्रिया, ये ऑक्सीजन में के जैसे ही संपर्क में आएगा ना, ये पहाड़ में आग लगा देगा, पर्वत पत्थर को जला देता है। कौन? फ्रेंसियम, Fr जिसका सूत्र है। ये जो ना आवर्त सारणी के पहले जो है वर्ग के तत्व है हेलेना कब्र से फरार, ठीक ना, उसका ट्रिक है याद करने का। फिलहाल आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उभय उभय इसमें तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। एकदम चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करिए, अपने प्यारा से हाथों से एकदम अंगूठा दबाइए और मजा लीजिए पढ़ाई का। आगे चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 47 नंबर देखा जाए। 47 नंबर जो है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो क्या होगा? 10 मीटर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए आगे 48 नंबर, आहार नाल के सबसे बड़े सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। कौन है? छोटी आंत। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी ना कभी बिहार बोर्ड ने 10वीं के एग्जाम में इसका उपयोग किया हुआ है, ठीक ना। तो समझिए क्वेश्चन बैंक आपका चल रहा है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो देखिए बहुत लड़के ने खटाक से क्या मारते हैं? कूटपाद। लेकिन भाई ये ग्रहण करने वाला भाग है, कची है? ग्रहण करने वाला। भोजन को अंतग्रहण घोंटता है, लेकिन पचाता कथी से है? रसधानी से। कची से? रसधानी से। इसलिए रसधानी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा और क्या हो? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो देखिए समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रखेगा उतने बड़ा का बनेगा, ठीक ना। तो जितना वस्तु का आकार है तो उतना ही बड़ा बनता है। इसी में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी भी होता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो है ना, इसमें वस्तु के बराबर बनेगा या वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। देखा जाए 52 नंबर देखिए, 52 में देखिए, निम्न में किसके द्वारा समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिएगा ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, या इनमें कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ये। इसके देखिए गाड़ी का हेडलाइट जो रहता है, बोलेरो का, स्कॉर्पियो का, रात में उसी के सहायता से आप क्या करते हैं? आगे जाते हैं, रास्ता दिखाई देता है। जो हेडलाइट है, दोनों आँख उसका जो है कि नहीं, वो अखबा, उससे पूरा समांतर किरण जाता है रोड पर। अब ऐसे ऐसे जाएगा तो दिखाइए नहीं देगा, आदमी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण जो समांतर किरण पुंज दे सकता है, ठीक ना। 53 देखिए, मोटर वाहन के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर वाहन मतलब जो है ना, ओकरा सामने लगा रहता है कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक ना। फिर देखिए आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या? उत्तल दर्पण द्वारा। ये तो अवतल दर्पण में चला जाएगा, ये काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 55, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है क्या? आभासी और, देखिए हमेशा सीधा होगा, हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, हमेशा सीधा हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए 56 नंबर देखिए, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। एकदम धकाधक, एकदम फटाफट चलिए, मस्त तैयारी।
ऑब्जेक्टिव का। यदि यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है एफ बराबर r/2। क्या होता है, r/2। अब देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर। कितना है, 32 सेंटीमीटर बटा 2, कट के कितना आ जाएगा, 16। और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से +16, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए 58 देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, कौन, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कितना, 58 नंबर। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो देखिए ऋणात्मक जब आ जाएगा ना तो प्रतिबिंब उल्टा है। क्या है, उल्टा है। अगर धनात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है। तो इसमें क्या है, ऋणात्मक बता रहा है। क्या बता रहा है, ऋणात्मक बता रहा है। तो ऋणात्मक बता रहा है तो भैया प्रतिबिंब वहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कितना, 59 नंबर। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। देखिए ये देखिएगा, ये अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, सॉरी, ये देखिए अवतल दर्पण मैं बनाता हूँ। ये देखिए इसको क्या बाहर से क्या करते हैं, कलई करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये P है, ये C है वक्रता केंद्र, और देखिए इसके समांतर किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है जिसका नाम क्या हो जाता है, F। तो देखिए बोल रहा है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, एफ। इसको फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए, फिर देखो भाई यहाँ पर कितना, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझा जाए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब एफ बराबर r/2 कौन है, देखिए एफ बराबर r/2 यदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर। 61 नंबर देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत किरण किस प्रकार परावर्तित होगी, किस प्रकार परावर्तित होगी। बहुत झकास है। देखिए तो समतल दर्पण पर देखिए ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या चीज है, समतल दर्पण। अगर आप 90 डिग्री से किरण इस पर डालते हैं तो 90 डिग्री से क्या होगी, परावर्तित भी होगी। तो 90 डिग्री से क्या हो गई, परावर्तित होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग है किसका, ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग है, इलियम, जेजुनम और ग्रहणी। इलियम, जेजुनम और ग्रहणी। छोटी आंत के कितने भाग है, 3 भाग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 63 देखिए, इनमें किनके द्वारा अमीबा भोजन का क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है। क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है। यहाँ अंतर के बाद क्या हो जाएगा, ग्रहण। मतलब किसके द्वारा, घोंट जाता है, लील जाता है। तो कथी हो जाएगा, भोजन रसधानी इज द राइट आंसर। भोजन रसधानी इज द राइट आंसर होगा। फिर देखिए 64 देखिए, 64 जो है ना, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश,
जल, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें सभी। तो स्वपोषी मतलब कौन है? पेड़ पौधे, उनको भोजन बनाने के लिए ये सारा मटेरियल चाहिए, सब चाहिए। इसलिए आप किसको रंग लीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी को क्या कर लीजिएगा? रंग लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितना, 65 नंबर। 65, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? हरित लवक होता है कि पति होता है? पति को क्या कहते हैं? पति माने हस्बैंड वाला पति ना, ये पत्ती है, लिप्स, पेड़ पौधे के पास जो होता है वो वाला, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। 66 देखिए, अमरवेल क्या है? अमरवेल क्या है? तो ये परपोषीय, क्या है? परपोषीय। ये शायद दोबारा आ गया है ये ना। अमरवेल क्या है? परपोषीय, ठीक ना। उसके बाद देखिए, क्योंकि उसमें पति नहीं भैया, उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता ही नहीं है कि बकलोलुआ लगे, ठीक ना। अब देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन, ठीक ना, गोवर्धन आवर्धन हाँ, देखिए फिर 68 देखा जाए, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में मात्र एक ही स्थिति है, कब? जब आभासी प्रतिबिंब, बाकी हर जगह वास्तविक बनता है। वो बनता है जब आप वस्तु को पी पर रखिए। कहाँ रखेगा? पी पर। पी पर नहीं जी पी पर माने ध्रुव पर। कहाँ? ध्रुव पर। पी, इसको क्या कहते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। जब ध्रुव पर रहेगा ना तो क्या बन जाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है, एकदम दर्पण में सटा के। कहाँ? दर्पण में सटा के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण में यदि सी एफ कितना हो, 3.5 सेंटीमीटर हो, तो पी एफ कितना होगा? अवतल दर्पण बनाइए, ये इसका क्या पी है, ये सी है, वक्रता के अंदर ये है एफ है, ठीक ना। और इसको क्या किया? बाहरी से क्या कर दिया? कलई कर दिया। क्या कर दिया? कलई, ताकि किरण आर पार ना करे, रिफ्लेक्ट होके, ठीक ना। तो देखिएगा ना, सी और एफ के जस्ट बीच में क्या होता है? एफ होता है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 होगा, तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। तो उसमें देखिए सी एफ मतलब इतना क्या बोला है? इतना जो है, इतना बोल रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या, जब दोनों बराबर है तो ये ससुरा क्या होगा? 3.5 नहीं होगा ना, क्या होगा? 3.5 ही होगा। तो देखिए 3.5 होगा, लेकिन ऑप्शन में पीएफ का मान कहीं भी 3.5 नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इनमें कोई नहीं, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, याद रखिएगा, यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होता है, ठीक ना। इसलिए पूरा को क्या कहा जाता है? एफ ले लिया जाता है। पूरा क्या, यहाँ से लेके वक्रता त्रिज्या है, इसको हाफ कर देंगे, तो मतलब वक्रता त्रिज्या को आधा करिएगा तो किसका मान निकल जाएगा? एफ का मान निकल जाएगा। ये थ्योरम सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 70 नंबर देखा जाए। कितना नंबर? 70 नंबर, एकदम धका धक एक्सप्रेस, रावलपिंडी की एक्सप्रेस में देखिए, निम्न में कौन अल्प पारभाषक है? ये तो हम समझा चुके, इसी वीडियो में समझा है, ठीक ना। तो देखिएगा, रक्त इससे हल्का सा आर पार करेगा, उसके बाद दूध इससे भी हल्का पार करेगा, कोहरा माने कुहासा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? इनमें सभी। फिर देखिए, उसके बाद 70 के बाद क्या है? 71। क्या है? 70 के बाद है 71। 70 के बाद 71 है। एक बिंदु पर किरणें आती है, कौन है? अपसारी किरण पुंज में या अभिसारी किरण? इसमें तो फैलेगा, इसमें फैलेगा, ए में आएगा, किसमें? अभिसारी किरण पुंज में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक ना। अब कितना नंबर? 72 देखिए, 72 पूरा 80 क्वेश्चन लाया हो मेरे भाई, ठीक ना। 3 लेसन है, कौन कौन? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का पहला लेसन है। जब उपचयन और अपचयन एक साथ होती है तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाता है? हाँ, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक ना। दोनों क्रिया क्या होगी? साथ साथ होती है। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर बोल रहा है कि क्या
होता है जब कैल्शियम की अभिक्रिया सल्फेट्स होता है। चलो देख लेते हैं। कैल्शियम क्या है, Ca है, ठीक है, और सल्फेट का सूत्र होता है SO4। इसका संयोजकता 2, इसका भी 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट बनता है इस तरह से। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर देखिए 74, देखिए 74, देखिए श्वसन कैसी अभिक्रिया आ गया ना, मैं बोला था उस वक्त। तो श्वसन क्या है, उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। इसको ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण, क्या, या ऑक्सीकरण। भाई किसी भी शब्द में पूछ सकता है, इसलिए हर तरह से तैयारी होना जरूरी है, ठीक ना। फिर देखिए 75, देखिए 75, देखिएगा 75 में, 75 में देखिए Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन। आयरन की परमाणु संख्या कितनी है, तो आयरन की परमाणु संख्या होती है 26। कितना होता है, 26। आप लोग भी मन में अपने जवाब देते रहिए, मजा आएगा। 76 देखा जाए, 26 क्वेश्चन बोला Ca आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, Ca आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिएगा Ca मतलब कैल्शियम, इसकी परमाणु संख्या है 20। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 20। समझ में आ रहा है ना, मन लगाइए, ठीक ना। हम इंटरटेन भी करेंगे, शुरू शुरू में बना रहे तो थोड़ा सा हम फोकस सिर्फ करना चाहते किस पर, पढ़ाई पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 8 8 2। इसका देखिएगा फिर से हम क्या लिख रहे हैं, निष्क्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये 18 है, ये 10 है, और ये 2 है, ठीक ना। तो बताइए ये किसके करीब जाएगा, इसके करीब जा ही रह जाएगा, ठीक ना। तो 18 है तो ये क्या करेगा, मेरे पास ज़्यादा है तो 2 को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, बस यही क्या इसका बच जाएगा। कैल्शियम जब रिलीज करेगा ना तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, कितना, तो 2। इस तरह से देख लीजिए कैल्शियम आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यह बोल रहा है एन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा। एन देखिए, एन कितना है, 7 पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। अब देखिए किसके करीब है, नियॉन के करीब है। किसके करीब है, नियॉन 10 पर है। क्या करेगा, इससे 3 गो ही ले लेगा, 3 गो अपना में ऐड करेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास जब 3 गो लेगा तो 3 गो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा ना, माइनस चार्ज इस पर लग जाएगा, तब ये नाइट्रोजन आयन बन जाएगा। तो बोल रहा है कि नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक ना। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक ना। बड़ी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर करो भाई, और अगले वीडियो का इंतज़ार करो। अगर चाहते हो कि अगला वीडियो आपको आए, एकदम रेडी रहो। सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा भाई, सोडियम ये लीजिए, इसका कितना है, 11। इसका फिर निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखिए अब तो आपको थोड़ा याद हो गया होगा, नियॉन जो है ना, नियॉन 10 पर, नियॉन कितना पर है, 10 पर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देने में ही भलाई है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इस पर एक क्या है, प्लस चार्ज आ गया। अब ये बन गया सोडियम आयन। क्या बन गया, सोडियम आयन। तो बताइए ये क्या करा अष्टक पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग दिया है, रिलीज कर दिया कि भाग ससुर यहाँ से, तोरा यहाँ जगह नहीं है, हमको क्या बनना है, अष्टक पूरा करना है। अब देखिए अब ये जो है ना, देखिए बड़ी झकास क्वेश्चन आ गया कि कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरीन।
ये तीनों के तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक ना। अब देखिए कितना नंबर, अब देखिए 80, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। क्रिया गैसों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे क्रिया नहीं, यहाँ पे होना चाहिए अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। अक्रिय, इसको आप इनर्ट कह लीजिए, क्या कह लीजिए, इनर्ट कह लीजिए, या निष्क्रिय कह लीजिए, क्या कह लीजिए, निष्क्रिय। तो इसको जो है ट्रिक हम आपको बताए थे, कितना बताए थे, ट्रिक है नहीं अगर कर 0 रन। ठीक ना। निष्क्रिय गैसों के याद करने का बेहद बहुत झकास फॉर्मूला है। तो इसका क्या आ जाएगा, हीलियम, इसका नियॉन, इसका आर्गन, इसका क्रिप्टन, इसका जेनन, इसका रेडॉन। ठीक ना। ये जो है ना, एक इससे रिलेटेड और बात सीख लीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। एक इससे रिलेटेड बात सीखो मेरे भाई कि इन सभी इसकी क्या विशेषता है कि कभी भी अभिक्रिया ये किसी से नहीं करेगा। क्या करेगा, क्योंकि इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है त्यागने और ग्रहण करने के लिए। न ये प्लस में होते हैं न माइनस में, तो मतलब न लोन चार्ज होते हैं न धन चार्ज होते हैं। देखिए इसमें लेकिन जेनन ऐसा है जो अभिक्रिया कर चुका है, इसका जो है बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तब तक के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक ना। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल जो है आपका नया, उसमें क्या होगा, उसमें होगा लेसन नंबर 2 जीव विज्ञान से, रसायन से और भौतिकी से। ठीक ना। हाँ, ये जो श्वसन, इसमें अम्ल, क्षार और लवण, और इसमें प्रकाश का अपवर्तन, तीनों जो है लेकर के, अगर आप चाहते हैं 2023 में बिहार टॉपर का सपना देखते, बस लगातार बहुत पढ़िए। ठीक ना। मैं झूठ नहीं बोलता कि यही पढ़ लो यही आएगा, अरे बकलोल वाला काम हम नहीं करते, पूरा पढ़ो, पहले जानकार बनो, काबिल बनो, कामयाबी तो एकदम झक मार के पीछे आएगी। ठीक ना। तो आपके लिए हम चलते चलते शुभ रात्रि बोलने से पहले एक बात बता देंगे, सभी तरह के लोग आज खुशियां मनाएंगे, सभी तरह के लोग एक दूसरे के बारात में जाएंगे, लेकिन हम खुशियां उस वक्त मनाएंगे जिस दिन अपने रिजल्ट से अपने माँ बाप के दामन को सजाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, आदाब, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।